प्रस्तुत है लोकवाणी, आपकी बात मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के साथ। लोकवाणी की 28वीं कड़ी के प्रसारण के अवसर पर हम माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये प्रसारण ऐसे समय में हो रहा है जब वित्तीय वर्ष 2021-22 का समापन हुआ है और नए वित्तीय वर्ष 2022-23 की शुरुआत हो चुकी है। इस पृष्ठभूमि में लोकवाणी की ये कड़ी नवा छत्तीसगढ़ नवा बजट पर केंद्रित है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सबको इंतजार है आपके आशीर्वचन का, प्रारंभिक उद्बोधन का। जम्मू सियान जवान दाई दीदी नूनी बाबू मल्ला जय जोहार, जय सिया राम। आप सब मल्ला रामनवमी, डॉक्टर अंबेडकर जयंती, महावीर जयंती, बैसाखी, हाटकेश्वर जयंती, श्रीमद वल्लभाचार्य जयंती, ईद उल फितर के गाड़ा गाड़ा बधाई। हमारे छत्तीसगढ़ के प्राचीन नाम दक्षिण कौशल रीस। हमारे छत्तीसगढ़ में भगवान राम ला भांचा माने जाते। ते पाए के हमन छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या, भगवान राम, सीता माता, लवकुश के चिन्हारी के सुरता हमेशा हमेशा के लिए मजबूत करे बर राम वन गमन पथ विकसित करत हन। मोर सपना है कि भगवान राम छत्तीसगढ़ में जिन रद्दा ल हो के गुजरे है और मर्यादा पुरुषोत्तम कहईस, वो रद्दा में हमार छत्तीसगढ़िया भाई बहिनी मन चलाए। वो रद्दा ऐसन पर्यटन परिपथ बनाए जेमा चले बर दूसरा राज्य के लोगन आवाए, दुनिया भर के लोगन आवाए और वो अनुभव होकर जीवन के सबसे बड़े पूंजी बन जाए। राम वनगमन परिपथ में चल के हमार संस्कृति घलो मजबूत होही और आजीविका के नवा नवा रद्दा घलो खुलही। पाछू बछर हमन चंदखुरी रायपुर में माता कौशल्या के प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार के काम पूरा करके लोकार्पण करे रहेन। ये बछर शिवरी नारायण धाम में करे जीर्णोद्धार और निर्माण कार्य के लोकार्पण करे हन। राम वनगमन परिपथ के काम सरलगा चलत है। कोरिया ले सुकमा तक 2660 किलोमीटर में राम वनगमन के चिन्हारी ला संजोए जाथे। प्रथम चरण में 9 जगह में विकास के बुता करे जाथे, ओमा 2 जगह लोकार्पण करे गए है। चंदखुरी और शिवरी नारायण में विकास कार्य के लोकार्पण बताथे कि हमन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रद्दा में चलत हन। प्राण जाए पर वचन न जाए हमार सिद्धांत है। जनता ला दे वचन निभाए के खातिर हमार नेता मन घलो बलिदान दे है। हर कीमत में हमन वादा पूरा करबो, एला जनता मन जानथे और मानथे। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस बार लोकवाणी का विषय छत्तीसगढ़ के नए बजट पर केंद्रित है। वर्ष 2022-23 के लिए नया बजट आपने प्रस्तुत किया और छत्तीसगढ़ विधानसभा में ये बजट पारित हो चुका है। इस बजट के बारे में अर्थशास्त्रियों और अर्थ जगत के जानकार लोगों ने अपनी राय दी है। आइए सुनते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं उमाकांत वर्मा, ग्राम अलदा, जिला रायपुर से बोल रहा हूँ। महोदय जी, आपने छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद अब तक का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत किया है। 1,12,603 करोड़ 40 लाख रुपए का बजट प्रस्तुत करने के लिए आप बधाई के पात्र हैं। मेरा मानना है कि इस तरह से छत्तीसगढ़ को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक बजट वाले राज्यों के क्लब में शामिल होने का गौरव मिला है। मैं आपको कुशल नेतृत्व के लिए बधाई देता हूं कि आपके नेतृत्व में हम छत्तीसगढ़ वासियों को ये अवसर प्राप्त हुआ है। मैं राजेश वासवानी, जिला रायपुर से बोल रहा हूं। मैंने आपका एक बजट देखा 2022-23 का। उसमें जो आपको राजस्व प्राप्त हो रहा है 89,073 करोड़ रुपए और जो आपने राजस्व का व्यय कर रहे हैं वो 88,372 करोड़ रुपए आपने बताया है। इस हिसाब से 701 करोड़ रुपए का राजस्व का अधिक बजट आपने पेश किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपने बजट में कोई भी नया कर व्यापारियों के ऊपर नहीं लगाया है। कोरोना काल में देश और दुनिया की जो हालत है उन्हें देखते हुए जो आपने बजट बनाया है वो एक कल्पना से भी बाहर है कि आपने ये सब कैसे कार्य किया। ये कोई सचमुच एक चमत्कार है। कृपया आप मुझे बताएं कि ये सब चीजें कैसे संभव हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ब्रजेश अग्रवाल रायपुर से बोल रहा हूँ। ऐसा माना जाता है कि राज्य सरकार के बजट में केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि का बहुत बड़ा हिस्सा होता है।
क्या आपको केंद्र से ऐसी कोई बड़ी राशि मिलने की संभावना दिखी है जिसके आधार पर लाभ का बजट बनाया गया है? उमाकांत जी, राजेश जी, ब्रजेश जी, जय जोहार, नमस्कार। आप सभी को धन्यवाद। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ का बजट 1 लाख करोड़ के ऊपर पहुंचना प्रत्येक छत्तीसगढ़ वासी के लिए गौरव का विषय है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। वास्तव में छत्तीसगढ़ की जनता ने जी तोड़ मेहनत की है और अपने खून पसीने से सींचकर राज्य के विकास के पौधे को एक फलदार वृक्ष के रूप में विकसित किया है। मैंने पहले भी अनेक बार कहा है कि हम अपने संसाधनों के सम्मान, वैल्यू एडिशन, अपने मेहनतकश जनता की लगन और मेहनत को सही मान और राज्य के उत्पादन को सही दाम दिलाते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी इसी रणनीति के कारण छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति को सहारा मिला। जहां तक केंद्र की मदद का सवाल है, तो मैं यह गलतफहमी दूर करना चाहता हूं कि हमें केंद्र से अधिक राशि मिली है या इस वर्ष मिलने का कोई आश्वासन है। एक जमाना था जब दिल्ली के यूपीए सरकार द्वारा प्रदेश को केंद्र से अधिक राशि दी जाती थी, लेकिन तब भी हमारे प्रदेश में अधिक का बजट नहीं बना था। अब की स्थिति में तो हमारे बजट में राज्य और केंद्र की राशि लगभग बराबर है। इसके अलावा जीएसटी से संबंधित समस्या और भी अधिक गहरा रही है। जीएसटी से राज्य को मिलने वाली राशि को लेकर परिस्थितियां काफी कठिन दिखाई पड़ती है। इसके बावजूद हमने अपने राज्य की कुशलता के आधार पर अधिक का बजट बनाया है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर छत्तीसगढ़ को जिस मुकाम पर पहुंचाया है, उस पर पूरे प्रदेशवासियों का सिर सम्मान और गौरव से ऊंचा हुआ है। पुनः आप सबको बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी, बजट को सामान्यतः लोग एक जटिल विषय मानते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि बजट की बारीकियों से आम जनता को अवगत कराने और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए लोकवाणी में आप सरल भाषा में लोगों को समझा रहे हैं। ये बहुत ही स्वागत योग्य है। आइए लेते हैं इस बारे में कुछ सवाल। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आम्रपाली सहारे, ग्राम रणवीरपुर, जिला कबीरधाम से बोल रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि आपके नए बजट की प्राथमिकता क्या है? इसके अनुसार राज्य के किन लोगों को लाभ मिलेगा? क्या इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को बराबरी में आने का अवसर मिलेगा? आम्रपाली जी, आपको भी नमस्कार। हमारे प्रदेश में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 45% है। ऐतिहासिक कारणों से इस आबादी को अधिक सहयोग, संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक उत्थान की जरूरत है। मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारे बजट के कुल प्रावधान में 33% राशि अनुसूचित जनजाति के लिए और 12% राशि अनुसूचित जाति के लिए है। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में देखें तो हमने 40% प्रावधान आर्थिक क्षेत्र के लिए रखा है, तो इसके करीब ही 37% का प्रावधान सामाजिक क्षेत्र के लिए भी किया है। इसका मतलब यह हुआ, एक ओर जहां हमने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या के अनुपात में बजट प्रावधान किया है, वहीं सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र को भी बराबर तवज्जो दी है। कृषि क्षेत्र को लेकर हमारी प्राथमिकता बहुत ही मुखर है। आपको पता है, हमारी सरकार किसानों के हित के लिए बहुत आगे बढ़कर काम करने वाली सरकार है। इसलिए हमने कृषि बजट की अवधारणा पर भी काम किया है और वर्ष 2022-23 में कृषि बजट के लिए 20,405 करोड़ रुपए की राशि रखी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं संजय जैन मोहला, जिला राजनांदगांव से बोल रहा हूं। बीच बीच में हमारे राज्य में ऋण की स्थिति को लेकर बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है। वास्तविकता से अवगत कराएंगे। हम चाहते हैं कि एक बार आप विस्तार से समझा दीजिए कि छत्तीसगढ़ पर कर्ज का भार वास्तव में कितना है। क्या इससे हमारे राज्य में किसी आर्थिक संकट का भविष्य में सामना करना पड़ सकता है? संजय जी नमस्कार। 17 दिसंबर 2018 की स्थिति में हमें 41,695 करोड़ का ऋण भार विरासत में मिला था। हमारी सरकार बनने के बाद शुद्ध ऋण में वृद्धि 42,528 करोड़ है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है, भारत सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति नहीं मिलने के कारण हमें जीएसटी ऋण लेने के लिए कहा गया। अगर हमें जीएसटी की राशि मिल जाती तो ऋण नहीं लेना पड़ता। इसमें वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में भारत सरकार से प्राप्त जीएसटी ऋण 8,074 करोड़ तथा विशेष केंद्रीय सहायता ऋण 568 करोड़ सहित कुल मिला के 8,642 करोड़ शामिल है। इसे कम करने पर सरकार द्वारा लिया गया शुद्ध ऋण केवल 33,886 करोड़ है। विगत 3 वर्षों में
केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से की राशि 13,089 करोड़ की कमी तथा कोविड-19 आपदा के कारण राज्य के राजस्व में अपेक्षित वृद्धि नहीं होना भी एक बड़ा कारण है, जिससे हमें यह ऋण लेना पड़ा। हमने वर्ष 2021-22 में 8,071 करोड़ का शुद्ध ऋण लिया। वर्ष 22-23 के बजट में इसे और भी कम करते हुए शुद्ध ऋण 7,100 करोड़ किया गया है। इस प्रकार ऋण लेना लगातार कम किया जा रहा है। हमने जो भी ऋण लिया है उसका लाभ किसानों तथा जरूरतमंद परिवारों को मिल रहा है और लौटकर अर्थव्यवस्था में आ रहा है। इस तरह हमने एक ओर जहां धीरे धीरे ऋण भार को कम करने में सफलता पाई है, वहीं दूसरी ओर जनहित के कार्यों को थमने नहीं दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार, मैं राहुल भाई पटेल चिरमिरी जिला कोरिया से बोल रहा हूं। हमने सुना था कि छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय को लगातार कम किया जा रहा है। क्या यह सही बात है? क्या पूंजीगत व्यय कम होने से प्रदेश की अधोसंरचना के विकास के काम में रुकावट आएगी? राहुल जी नमस्कार, यह सरासर गलत बात है और इसे दो तरीकों से समझना चाहिए। पहली बात तो यह है कि वर्ष 2021-22 का पूंजीगत व्यय 14,191 करोड़ तथा वर्ष 2022-23 के बजट में 15,241 करोड़ रखा गया है। इस प्रकार पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है। अब दूसरी बात को समझना ज्यादा जरूरी है। हमें सरकार चलाते हुए सिर्फ 3 वर्ष हुए हैं। हमसे पहले जब सामान्य परिस्थितियां थी, केंद्र से राज्य के हक की राशि बराबर मिल रही थी और कोरोना शुरू भी नहीं हुआ था, तब भी प्रदेश के मुख्य बजट में पूंजीगत व्यय 15,000 करोड़ के आसपास ही था। 15 साल का औसत तो और भी कम होगा। वैसे भी कोरोना संकट जैसी स्थिति में सरकार की प्राथमिकता दवा उपचार की सुविधा बढ़ाना, अस्पतालों का विस्तार करना, रोजी राहत का इंतजाम करना था। ऐसे समय में सबसे बड़ी प्राथमिकता राहत कार्यों की होती है, पूंजीगत व्यय की नहीं। फिर भी हमने संतुलन बनाए रखा। हमने बड़े जतन से काम किया और पूंजीगत व्यय को कम नहीं होने दिया। इसलिए आप विश्वास रखिए, हमारी सरकार जनहित और राज्य के विकास के लिए चट्टान की तरह मजबूती से काम कर रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय नमस्कार, मैं डॉक्टर सूरज कुमार गोभिल कोरबा से बोल रहा हूं। मेरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वित्तीय घाटे को लेकर क्या स्थिति है? क्या यह FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट की सीमा से ज्यादा है और क्या इसे लेकर कोई चिंता करने की जरूरत है? कृपया अवगत कराना चाहेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर सूरज कुमार जी नमस्कार। जब सरकार का फोकस आम जनता की भलाई पर होता है तो इस तरह की अफवाहें स्वार्थी तत्व उड़ाते हैं ताकि लोगों को गुमराह कर वे अपना उल्लू सीधा कर सकें। लेकिन मैं ठोस तथ्य और आंकड़ों के साथ ऐसे सभी अफवाहों का खंडन करता हूं। आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि FRBM एक्ट के मापदंडों में भी हम खरे उतरे हैं। वर्ष 2021-22 में सकल वित्तीय घाटा 15,257 करोड़ था। वर्ष 2022-23 के लिए इसे कम करते हुए 14,600 करोड़ अनुमानित रखा गया है। इसमें 3,400 करोड़ 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण की राशि शामिल है, जिसे कम करने पर यह घटकर 11,200 करोड़ होगा, जो वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के GSDP का केवल 2.55% होगा। यह FRBM एक्ट के अंतर्गत निर्धारित 3% की सीमा से काफी कम है, अतः वित्तीय घाटा भी लगातार कम किया जा रहा है। मैं एक बार फिर कहता हूं कि जनता ने जिस विश्वास के साथ हमारे हाथों में सरकार की बागडोर सौंपी है, उस भरोसे पर खरे उतरने के लिए हम भरपूर मेहनत कर रहे हैं और उसकी सफलता आपके सामने है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने विगत 3 वर्षों में किसानों और ग्रामीणों का जीवन संवारने की दिशा में अनेक बड़े कदम उठाए हैं। नए बजट में वही सिलसिला बना रहेगा अथवा कुछ योजनाएं बंद होंगी या नई योजनाओं की सौगात भी आपने दी है? इस संबंध में आइए सुनते हैं कुछ सवाल। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार, मैं शुभम दास बघेल ग्राम जीजाम गाँव जिला धमतरी से बोल रहा हूँ। आपने 2 साल पहले राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की थी। यह योजना नए वित्तीय वर्ष में भी चालू रहेगी या नहीं, तथा इसके साथ ही किसानों के लिए और कौन कौन सी नई योजना इस बजट के माध्यम से शुरू की जाएगी, कृपया बताने का कष्ट करें। धन्यवाद।
माननीय मुख्यमंत्री जी जय जोहार। मैं महेश कुमार बघेल ग्राम बरकई विकासखंड माकड़ी जिला कोंडागांव से बोल रहा हूँ। महोदय जी, नए बजट में वन अंचल और ग्रामीण अंचल के विकास के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, कृपया बताने का कष्ट करें। शुभम जी, महेश जी, जय जोहार, नमस्कार। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बजट भाषण में पूर्व प्रचलित योजनाओं का जिक्र प्रमुखता से नहीं हो पाता, क्योंकि नई घोषणाओं को लेकर ज्यादा उत्सुकता होती है और बजट भाषण को एक सीमित समय में समेटना पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं जिन योजनाओं का उल्लेख नई योजनाओं के रूप में नहीं आया है वे सारी योजनाएं बंद कर देंगे। आप बारीकी से देखें तो पाएंगे कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए हमने इस बार भी 6000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। इसका मतलब यह है कि योजना चालू रहेगी। विगत 2 वर्षों में इस योजना के माध्यम से 11,180 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। बहुतों ने आशंकाएं उठाई, पर हम काम में लगे रहे और दोनों वर्ष वादा निभाया। आप विश्वास रखिए कि हम किसी भी हालत में अपने वादे से पीछे हटने वाले नहीं हैं और जो काम शुरू किए हैं उन्हें आगे भी जारी रखेंगे, ताकि धान के किसानों को विभिन्न योजनाओं के सहयोग से 2500 रुपए प्रति क्विंटल से कम दाम किसी भी सूरत में न मिले, बल्कि इसे कैसे बढ़ाया जाएगा यह भी हम देख रहे हैं। गन्ना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 271 से बढ़ाकर 355 रुपया प्रति क्विंटल किया गया है। किसानों को उच्च गुणवत्ता के प्रमाणिक बीज दिलाने के लिए कृषक समग्र विकास योजना शुरू की जा रही है, जिसके लिए 123 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। चिराग परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। फल फूल और सब्जी की खेती के लिए किसानों को अनुदान सहायता दी जाएगी। कृषि तथा उद्यान की फसलों के सुरक्षित भंडारण के लिए इंटीग्रेटेड पैक हाउस की स्थापना की जाएगी। फसल बीमा योजना के लिए 575 करोड़ रुपए का प्रावधान बताता है किसानों के आर्थिक सुरक्षा के लिए हम पूरी तरह सतर्क हैं और हर स्थिति में किसानों के साथ खड़े रहेंगे। इसी तरह खाद्य सुरक्षा मिशन, ड्रिप और स्प्रिंकलर तथा कृषि उपकरणों के लिए 470 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जहां तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का सवाल है, तो गौठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित करने का संकल्प भी हम पूरा करने जा रहे हैं। यहाँ बुनियादी अधोसंरचना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने इस बजट में युवाओं के लिए ही नहीं बल्कि सभी वर्गों के लिए बड़े बड़े प्रावधान रखे हैं। आइए सुनते हैं कुछ विचार। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रणाम। मैं पवन दास मानिकपुरी ग्राम झलप जिला महासमुंद से बोल रहा हूँ। महोदय, हम सरकारी नौकरी करने वालों का रिटायरमेंट के बाद का समय पेंशन पर ही निर्भर होता है। हमें लगता था कि हमारे साथ नई पेंशन योजना के रूप में जो अन्याय हुआ है वह कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन आपने पुरानी पेंशन योजना बहाल करके एक तरह से नई उम्मीद जगा दी, भावी चिंताओं से मुक्त कर दिया। इससे हमारे निजी जीवन के अलावा परिवार की सुख शांति में मदद मिलेगी। धन्यवाद महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रणाम। मैं टिकेश साहू ग्राम मोआ जिला रायपुर से बोल रहा हूँ। पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी माध्यम तथा निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए बहुत भारी पड़ती है। परीक्षा फीस के नाम पर हमें चुनना पड़ता था कि कौन सी परीक्षा दे और कौन सी परीक्षा न दे। इससे हमारे अवसर कम होते जाते थे, लेकिन आपने पीएससी और व्यापम का परीक्षा शुल्क माफ करके हमारी बहुत बड़ी मदद की है। एक तरह से हमारे स्वाभिमान की रक्षा की है, हमारे परिवार की रक्षा की है। इसके लिए हम आजीवन आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी जय जोहार। मैं श्रीमती रंजना जायसवाल ग्राम कुरुआ जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। आपने जन प्रतिनिधियों का मानदेय और विकास निधि बढ़ाने की घोषणा की है, इसका क्या लाभ होगा महोदय, कृपया बताने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। पवन, टिकेश एवं रंजना जी नमस्कार। हमारी सरकार एक जन कल्याणकारी सरकार है, अतः यह हमारी जिम्मेदारी है कि समाज के जिस वर्ग के विकास में जिस स्तर पर रुकावट आ रही है उसे दूर किया जाए। बहुत सारी समस्याएं सामाजिक होती है तो बहुत सारी समस्याएं आर्थिक भी होती है। मेरा मानना है कि समाज के हर वर्ग को आर्थिक स्वावलंबन की ओर बढ़ाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि आर्थिक स्वावलंबन से व्यक्ति अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और अपने विकास के रास्ते स्वयं बनाने लगता है। मैंने बजट में यह घोषणा की है कि पीएससी तथा व्यापम अब अपने परीक्षार्थियों से परीक्षा शुल्क नहीं लेगा। बजट के बाद भी एक नई घोषणा करते हुए हमने विशेष
कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से होने वाली परीक्षाओं में भी परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है। इस तरह हम युवाओं की मदद के लिए एक कदम और आगे बढ़े हैं। अब इस बात को भी व्यापक रूप में देखिए। आदिवासी अंचलों में देवस्थलों पर पूजा करने वाले माझी, बैगा, गुनिया, पुजारी से लेकर हाट पहाड़िया, बाजा मोहरिया आदि लोगों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना से जोड़ने की घोषणा की गई है। इस योजना से सभी पात्र हितग्राहियों को मिलने वाली वार्षिक सहायता राशि 6,000 से बढ़ाकर 7,000 रूपये कर दी गई है। कुंभकार परिवारों को विद्युत चाक वितरण किया जाएगा। शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि का प्रावधान किया गया है। विधायक निधि की राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ कर दी गई है। जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 25,000, जिला पंचायत उपाध्यक्षों का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 15,000, जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 10,000 प्रति माह किया गया है। जनपद पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 10,000, जनपद पंचायत उपाध्यक्षों का मानदेय 4,000 से बढ़ाकर 6,000 एवं जनपद पंचायत सदस्यों का मानदेय 1,500 से बढ़ाकर 5,000 प्रति माह किया गया है। सरपंचों का भत्ता 2,000 से बढ़ाकर 4,000 एवं पंचों का भत्ता 200 से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति माह किया गया है। विकास निधि में जिला पंचायत अध्यक्षों को 15 लाख, उपाध्यक्षों को 10 लाख एवं सदस्यों को 4 लाख रुपये प्रति वर्ष के मान से देने का प्रावधान किया गया है। जनपद पंचायत अध्यक्षों को 5 लाख, उपाध्यक्षों को 3 लाख एवं सदस्यों को 2 लाख प्रति वर्ष के मान से विकास निधि के रूप में देने का भी प्रावधान किया गया है। इसी तरह महापौर, सभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों का मानदेय दुगुना करने के साथ विकास निधि को 1.5 गुना बढ़ाया जाएगा। इस तरह हमने विधायकों से लेकर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को अपनी जिम्मेदारियां बेहतर ढंग से निभाने के लिए बड़े क्रांतिकारी प्रावधान किए हैं। जनप्रतिनिधियों को सक्षम बनाने पर वे अधिक कुशलता और लगन से काम करेंगे। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायतों को और सशक्त बनाने के लिए अधिसूचित क्षेत्र में रेत खदानों का संचालन पंचायतों द्वारा किए जाने का प्रावधान भी किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार, मैं मदन तिर्की जिला जशपुर से बोल रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के स्थानीय युवाओं के साथ ही वन क्षेत्रों, ग्रामीण अंचलों में भी आपने रोजगार को लेकर बड़े बड़े कदम उठाए हैं। वर्ष 2022-23 के बजट में ऐसे कौन से उल्लेखनीय प्रावधान किए हैं? मदन जी नमस्कार। बस्तर संभाग के जिलों में नारंगी वन क्षेत्र में से 30,439 हेक्टेयर भूमि राजस्व मद में वापस दर्ज की गई है। हमारे इस कदम से वहां के निवासियों को कृषि एवं व्यवसाय हेतु पट्टे दिए जा सकेंगे, नए उद्योगों की स्थापना की जा सकेगी, सरकारी भवनों के निर्माण, सड़क एवं रेल मार्ग विकास तथा अन्य कार्यों के लिए भी सरलता से भूमि मिल सकेगी। रैली ककून के संग्रहण, धागा उत्पादन, विपणन आदि व्यवस्थाओं के लिए मुख्यमंत्री रेशम मिशन की शुरुआत की जाएगी। गौठान को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित करने, प्रत्येक नगरीय निकाय के क्षेत्र में सी मार्ट की स्थापना करने, महिला स्व सहायता समूह को बढ़ावा देने, अधोसंरचना विकास के विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर प्रावधान हमने किए हैं। 65 वनोपज का समर्थन मूल्य पर क्रय, कैंपा मद का उपयोग, वन प्रबंधन समितियों की भागीदारी आदि से वन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। महात्मा गांधी नरेगा, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना, उत्थान परियोजना, मिलाप परियोजना आदि से ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के नए साधन विकसित होंगे। जहां तक नौकरी का सवाल है, नए जिलों के लिए 1,100 पद, नई तहसीलों और अनुभागों के लिए 161 पद, नई पुलिस चौकियों तथा थानों के लिए 350 पद, बिलासपुर तथा जगदलपुर एयरपोर्ट सुरक्षा के लिए 114 पद स्वीकृत किए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 2 वर्षों में 2,409 पदों पर भर्ती की जा चुकी है और 195 नए पद सृजित किए गए हैं। जरूरत अनुसार इसे बढ़ाया भी जाएगा। इसके अतिरिक्त बस्तर संभाग में सहायक आरक्षकों को वेतन भत्ते, पदोन्नति आदि का लाभ देने के लिए डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स नामक नवीन कैडर के गठन से युवाओं को लाभ होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आगामी बजट से प्रदेश में
जन उपयोगी अधोसंरचना के विकास की क्या स्थिति बनेगी, इसे लेकर हमारे कुछ श्रोताओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार, जय जोहार। मैं भारती ताम्रकार मुंगेली से बोल रही हूँ। बजट में आपने श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, मोर जमीन मोर मकान तथा मोर मकान मोर चिन्हारी योजना के विस्तार की घोषणा की है। इसका बहुत लाभ आम जनता को मिलेगा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में और क्या नया काम इस बजट के माध्यम से होगा, कृपया बताने का कष्ट करें। धन्यवाद। भारती जी जय जोहार। जनता की मांग को देखते हुए हमने मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के लिए 150 करोड़ का बजट प्रावधान किया है, ताकि स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी जैसे सरकारी भवनों को पक्की सड़कों से जोड़ा जा सके और इसका लाभ जल्दी से जल्दी जनता को मिले। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा लोक निर्माण विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से करोड़ों रुपए लागत की सड़कें बनाई जाएगी। नक्सल प्रभावित अंचलों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। दूरस्थ आदिवासी अंचल जगरगुंडा, जिला सुकमा सहित 3 स्थानों पर 90 बिस्तर के अस्पतालों की स्थापना की जाएगी। अंबिकापुर, कांकेर तथा रायपुर के मेडिकल कॉलेजों में सुविधाओं के उन्नयन हेतु प्रावधान किए गए हैं। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय खोलने के अलावा 80 से अधिक शालाओं का दर्जा बढ़ाया जाएगा। 100 से अधिक शालाओं में सुविधाओं का उन्नयन किया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए भी कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे जगदलपुर जिला बस्तर, बासिंग जिला बालोद, माकड़ी जिला कोंडागांव में शासकीय महाविद्यालय एवं मुंगेली में शासकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना के लिए बजट प्रावधान है। शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन संकाय तथा 23 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन संकाय खोलने हेतु बजट प्रावधान है। भवन विहीन 18 सरकारी कॉलेजों के लिए नवीन भवन निर्माण तथा 22 कॉलेजों में अतिरिक्त कमरों के निर्माण तथा शासकीय महाविद्यालय सीतापुर जिला सरगुजा में ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा। शासकीय महाविद्यालय पखांजूर में कन्या एवं बालक छात्रावास की स्थापना एवं भवन निर्माण के लिए 2 करोड़ 30 लाख का प्रावधान है। प्रिय श्रोताओं, हमारा नया बजट नए छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा तय करने वाला है। प्रदेश की खुशहाली में जन भागीदारी की सर्वाधिक भूमिका रहे, प्रदेश की समृद्धि में प्रत्येक छत्तीसगढ़ी वासी की भागीदारी रहे, यह हम सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। श्रोताओं, लोकवाणी का आगामी प्रसारण 15 मई 2022 को होगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी पर्यटन विकास, संभावनाएं और प्रयास विषय पर चर्चा करेंगे। आप इस विषय पर अपने विचार, सुझाव और सवाल दिनांक 26, 27 और 28 अप्रैल 2022 को दिन में 3 बजे से 4 बजे के बीच फोन करके रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन नंबर इस प्रकार है: 0771 के बाद 400-3482, 400-3483 और 400-3484। और इसी के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होता है। नमस्कार, जय जोहार। अभी आप सुन रहे थे लोकवाणी।